तो यह डेली वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पे एक अलग लेवल का क्वेश्चन जो अन्य सभी के तुलना में काफ़ी बेहतर है, आप लोग डेली देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा। तो चलिए करते हैं बिना किसी देरी के हुए शुरू, और डेली देखने के लिए चैनल पर आकर आप विजिट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टो देख लीजिए, क्लेप्टोमेनिया का क्या अर्थ होता है। पहला ऑप्शन है आग लगाने की प्रबल इच्छा, चीज़ें चुराने की प्रबल इच्छा, बाल खींचने की प्रबल इच्छा, जुआ खेलने की क्रिया। तो देखिए, क्लेप्टोमेनिया एक मानसिक क्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को क्लेप्टोमेनिया होता है तो वह व्यक्ति में किसी भी चीज़ को, चाहे वह इम्पोर्टेंट हो या नहीं हो, ज़रूरत का हो या नहीं हो, उसके अंदर उसे चुराने का प्रबल इच्छा आ जाता है। तो क्लेप्टोमेनिया होता है जिसमें व्यक्ति किसी भी चीज़ को चुराने के प्रबल इच्छा रखता है। आप लोग देखते होइएगा कि कोई पागल व्यक्ति होता है, मानसिक रूप से ग्रस्त व्यक्ति होता है, तो देखिएगा वह प्लास्टिक का बोतल हो गया, अंड संड जो ज़रूरी का नहीं है उसको भी जो है चुरा चुरा कर अपने थैला में रखते रहता है। तो यही क्लेप्टोमेनिया होता है। ओके, आगे है दूसरा प्रश्न है, काफ़ी ज़बरदस्त प्रश्न है। कहता है मास्लो का ज़रूरतों का पदानुक्रम मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स में सम्मिलित है। यह बिहेवियर साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी का। मास्लो का आवश्यकताओं का पदानुक्रम आप लोग समझ रहे होंगे। तो यह स्व यथार्थीकरण, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एस्टीम, शारीरिक साइकोलॉजिकल। तो मास्लो का जो पदानुक्रम है, जो हायरार्की है, उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी है, सेल्फ एस्टीम भी है, आत्मसम्मान, साइकोलॉजिकल शारीरिक क्रिया भी है, शारीरिक आवश्यकता भी है, और इनमें से जो है सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। मास्लो का हायरार्की नियम में आप लोग को पता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी आपको आवश्यकता है, सेल्फ एस्टीम भी आवश्यकता है, शारीरिक आवश्यकता भी है। तो यह सब ऑप्शन नंबर डी से राइट होगा। ओके, तीसरा है, कहता है सेल्फ कॉन्सेप्ट के मुख्य घटकों की विशेषता क्या है। स्वकल्पना, स्वकल्पना का मतलब होता है कि स्वयं के कल्पना के मुख्य घटक की विशेषता क्या है। सेल्फ कॉन्सेप्ट, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है सेल्फ इमेज, स्वबिंब या सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्व यथार्थीकरण, और आइडियल सेल्फ, आदर्श स्वयं। तो आपको पता होगा कि स्वयं संकल्पना, सेल्फ कॉन्सेप्ट का जो उपार्जन होता है, सेल्फ जो संकल्पना होता है, वह आत्मसम्मान से मिलता है। ठीक है, तो आत्मसम्मान से जो है स्वयं का संकल्पना जो है बढ़ता है। ओके, आगे है चौथा है, एक प्रभावी दल, एक इफेक्टिव टीम वर्क कार्य निर्भर करता है किस पे। एक मान गए आप टीम बनाए हैं, वह टीम में आप वर्क कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं, तो वह वर्क कब इफेक्टिव होगा टीम के तौर पर, एक दल के तौर पर। तो विश्वास, पुरस्कार, ट्रेनिंग, सहयोग। तो इन चारों में से बेहतर तरीके से आपको इफेक्टिव टीम वर्क कौन दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके टीम में एक एक जो काम करने वाले हैं सदस्य, उन सबको उस काम का अगर बेहतर ट्रेनिंग है तो वह एक इफेक्टिव फुल काम को कर पाएंगे। ठीक है, तो यही प्रशिक्षण, ट्रेनिंग जो होता है, वह एक प्रभावी दल बनाने में, प्रभावी दल के काम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ट्रेनिंग प्रशिक्षण निभाता है। ओके, पांचवा है यहाँ पे देख लीजिए, सामाजिक प्रवृत्ति एटीट्यूड के तत्वों में सम्मिलित है। एटीट्यूड के जो एटीट्यूड होता है, सामाजिक जो प्रवृत्ति होता है, इनके तत्वों में, इनके एलिमेंट में क्या शामिल है, यानी सामाजिक सोशल एटीट्यूड में क्या शामिल है। इफेक्टिव, शारीरिक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक, संज्ञात्मक। तो सामाजिक जो प्रवृत्ति होता है उसमें हमारा फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रोल निभाता है। तो यह फिजिकल एक्टिविटी जो है एटीट्यूड प्रवृत्ति को क्या करता है, बहुत ज़्यादा निखारता है, बताता है। तो सामाजिक प्रवृत्ति के तत्वों में शारीरिक जो है हाव भाव, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न है, कैपुट सक्सीडेनम में द्रव का जमा होता है तब उसे क्या कहते हैं। कहता है कैपुट सक्सीडेनम में द्रव का जमा होता है तब क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कैपुट सक्सीडेनम जो है सिर में जो है द्रव का इकट्ठा होना, यह बच्चों में होने वाला एक बीमारी है जिसे हाइड्रोसेफलस भी कहा जाता है। तो
तो ये होता है कि जो स्काल्प जो खोपड़ी होता है उसके सतह में द्रव का जमाव हो जाता है, समझ गए। उसमें जो CSF होता है, जो बच्चा जन्म लेता है उसको CSF अनकंट्रोल होता है, बहुत ज़्यादा बनता है, लेकिन अवशोषण कम हो पाता है, जिसके कारण यह जो है स्कल्प की सतहों में भरते जाता है और फिर जो है सिर भी बड़ा दिखाई देने लगता है। ठीक है, समझ गए। आगे है 7वां है प्लेसेंटा का वजन और भ्रूण के वजन के बीच का अनुपात क्या है। कहता है प्लेसेंटा और भ्रूण के जो वजन होता है वह कितने अनुपात में है। आपको पता है कि यह यूट्रस है, यूट्रस से प्लेसेंटा लगा होता है और इसी प्लेसेंटा से जो है आपके नाभि नाल जुड़ा होता है बच्चा का। ठीक है, बच्चा का नाभि नाल जो है जुड़ा होता है इसी प्लेसेंटा से, और इसी नाभि नाल के थ्रू जो है बच्चे को पोषण, ब्लड वगैरह सब मिलता है, समझ गए। तो जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा का वजन और भ्रूण का वजन 1:6, 1:5, 1:3, 1:2। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लेसेंटा का वजन और भ्रूण का जो, भ्रूण मतलब जो शिशु होता है अंदर में, उसका वजन का जो अनुपात होता है 1:6, 1:6 के अनुपात में। ठीक है। 8वां है नाभिनाल अम्बिलिकल वेन शिराएँ लाती है, क्या लाती है। तो देखिए यहाँ पे उल्टा होता है। हम लोग को कंडीशन में आर्टरी जो होता है वह शुद्ध ऑक्सीजनेट रक्त लाता है, लेकिन अम्बिलिकल वेन जैसे ही अम्बिलिकल आ जाएगा तो उसमें जो है उल्टा हो जाएगा। तो अम्बिलिकल वेन, नाभि नाल जो शिराएँ हैं वह ऑक्सीजन युक्त रक्त लाती है, या फिर ऑक्सीजन रहित रक्त लाती है, या फिर मिश्रित रक्त, या उपरोक्त में से सभी। तो जो अम्बिलिकल वेन होता है तो यह, अब हम लोग जानते हैं कि अगर सीधा वेन होता तो डीऑक्सीजनेटेबल मतलब ऑक्सीजन रहित रक्त होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अम्बिलिकल वेन है तो इस कंडीशन में उल्टा होता है और यह ऑक्सीजन युक्त रक्त लाएगा। ठीक है, तो जो शिराएँ होगा, अम्बिलिकल शिराएँ जो होगा, नाभि नाल जो शिराएँ होगा वह ऑक्सीजन वाला ऑक्सीजनेट ब्लड को लाता है। ठीक है। 9वां है प्राथमिक प्रसव पश्चात रक्तस्राव, प्राइमरी PPH है। मतलब कहता है प्राइमरी PPH क्या है, प्राथमिक प्रसव पश्चात रक्तस्राव क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो प्रसव के बाद जो रक्तस्राव होता है 2 प्रकार से होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ठीक है, तो देख लीजिए प्राइमरी PPH का क्या मतलब है। तो रक्तस्राव का 24 घंटे में बच्चे के जन्म के बाद आना, रक्तस्राव 24 घंटे के बाद प्यूरिपेनियम में आना, रक्तस्राव 28 सप्ताह में लेकिन प्रसव दर्द शुरू होने से पहले, रक्तस्राव कभी भी गर्भ अवस्था के दौरान। तो इन चारों में से जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर ए सही है। प्राइमरी PPH जो होता है वह बच्चे के जन्म के बाद शुरू होता है और प्रथम 24 घंटे तक अगर यह रक्तस्राव होगा जन्म के बाद तो वह प्राइमरी होगा। सेकेंडरी जो होता है यह रक्तस्राव के 24 घंटे के बाद प्यूरिपेनियम में आना। अब ये जो सेकेंडरी होगा वह 24 घंटे के बाद आता है। ठीक है, तो वह प्यूरिपेनियम होगा। बातें को समझ गए, आगे चलिए। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है द्वितीयक प्रसव पश्चात रक्तस्राव, सेकेंडरी क्या होता है। अभी समझा दिए आप लोगों को कि सेकेंडरी जो होगा वह रक्तस्राव जो होगा वह 24 घंटे के बाद आएगा, और प्रथम 24 घंटे में अगर आ जाएगा तो वह प्राइमरी हो जाएगा। बातों को समझ गए, चलिए। 11 है, बहुत खूबसूरत है, प्रसव पश्चात रक्तस्राव, प्रसव पश्चात PPH का सर्जिकल प्रबंध क्या है। PPH का सर्जिकल प्रबंध क्या है। ठीक है, गर्भाशय धमनी को बांधना, डिम्ब को बांधना और गर्भाशय धमनी को सम्मिलित करना, और इंटरनल इलियाइक धमनी को इंटीरियर डिवीजन कर बांधना। देखिए इन तीनों में से जो ऑप्शन है कौन सा है। तो PPH में अगर मान गए कंप्रेस करके दवाई देकर अगर इन सभी चीज़ों से अगर ब्लडिंग नहीं रुक रहा है तो फिर लास्ट में सर्जरी एक ऑप्शन बचता है, जिसमें गर्भाशय आर्टरी, यूटेराइन आर्टरी को बांधा जाता है। ठीक है, जो डिम्ब होता है ओवरी उसको बांधा जाता है, गर्भाशय धमनी को भी बांधा जाता है, या इंटरनल इलियाइक धमनी को इंटीरियर डिवीजन कर बांधा जाता है। समझ गए। और सर्जरी करके इसमें हिस्टेरेक्टोमी भी होता है जिसमें गर्भाशय को हटा दिया जाता है। तो ये सब इसमें पॉसिबल होता है सर्जरी में। ठीक है,
12 है, कहता है प्रसव के बाद पीपीएच में निम्न में से कौन सी अवस्था में खतरा होता है। तो पीपीएच में निम्न में से कौन सी अवस्था में खतरा होता है। T1 गर्भावस्था, ब्रीच गर्भावस्था, प्री मैच्योर मेम्ब्रेन का फटना, सिजेरियन प्रसव। तो आपको पता होना चाहिए पीपीएच में निम्न में से कौन सी अवस्था में खतरा होता है। तो जो T1 प्रेगनेंसी होता है इसी को हम लोग ट्विंस प्रेगनेंसी कहते हैं। तो ट्विंस प्रेगनेंसी में जो होता है वह काफ़ी ज़्यादा खतरा हो जाता है पीपीएच में, ठीक है। पीपीएच में ट्विंस प्रेगनेंसी जो होता है उसमें पीपीएच का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि बच्चा 2 बार जन्म लेगा, 2 बच्चा रहेगा, तो उस अनुसार पीपीएच का ज़्यादा खतरा का घंटी रहता है। नेक्स्ट है 13 नंबर, निम्न में से कौन सी दवा ओसीडी में उपयोग नहीं ली जाती है। ओसीडी क्या होता है आपको पता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यह एक मानसिक रोग है जिसमें व्यक्ति किसी भी चीज़ों में जो है एक भ्रम की स्थिति उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। जैसे वह ताला अपने गेट पर मार कर बाहर जाएगा, लेकिन अचानक उसे रास्ता में याद आएगा, कार्यालय में याद आएगा कि जा मैंने तो गेट में ताला मारा है या नहीं मारा है, मारा है या नहीं मारा है, यानी असमंजस की स्थिति उसके अंदर आ जाएगा, जबकि वह ताला लगा चुका रहेगा। उसी प्रकार से गैस बंद कर दिया है, चला गया है बाहर, लेकिन उसे पता ही नहीं चलेगा कि हमने गैस बंद किया है या नहीं बंद किया, मतलब इसमें कन्फर्मेशन की स्थिति नहीं रहता है, ठीक है। हाथ धो लेगा लेकिन उसे लगेगा कि नहीं अभी हाथ मैंने साबुन से साफ नहीं किया, अभी गड़बड़ है, हाथ गंदा है, मतलब वह बार बार हाथ धोते रहेगा, बार बार किसी चीज़ को करने के लिए बाध्य हो, वही ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर होता है। तो इसके लिए कौन सी दवा उपयोग नहीं ली जाती है, कार्बामेजापाइन, लिथियम, ठीक है, फ्लुक्जेटिन, डाइजापाम। तो माय डियर ओसीडी के इलाज में डाइजापाम जो है नहीं लिया जाता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 14 है, कहता है पुरुषों में यौन क्रिया सेक्सुअल एक्टिविटी की अत्यधिक इच्छा क्या कहलाती है। कोई पुरुष है उसमें सेक्सुअल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा जागृत होता है उसे सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए, तो उससे हम क्या कहेंगे, निम्फोमेनिया कहेंगे, ठीक है, सेटीरियसिस कहेंगे, या ट्राइबेडिज्म कहेंगे, या सेडिज्म कहेंगे। तो एक पुरुष है उसमें बहुत ज़्यादा यौन क्रिया की एक्टिविटी की इच्छा जागृत हो तो उसे सेट्रियसिस कहेंगे, ठीक है, सेट्रियसिस कहेंगे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी है आज के इस वीडियो का, निचोड़ तकनीक, एक्सक्यूज तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो एक्सक्यूज टेक्निक का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, इम्पोर्टेंस में, प्री मेजुकर एजुकेशन में, बांझपन में, पेनिस में इरेक्शन के लिए। तो जो एक्सक्यूज टेक्निक होता है, निचोड़ तकनीक जो होता है, वह किसी व्यक्ति में जो उसका पेनिस है वह सही से नहीं इरेक्ट हो पाता है, समय से पहले ही उसका जो है एजुकुलेट हो जाता है, शीघ्र पतन जिसको हम लोग बोलते हैं, इस कंडीशन में एक्सक्यूज टेक्निक अपनाया जाता है, ठीक है, निचोड़। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, टेक केयर।